तो आज पढ़ते हैं ओम्स लॉ। ओम्स लॉ पढ़ने से पहले दो चीज़ें जानना ज़रूरी है। पहला तो है करंट, दूसरा है वोल्टेज। ये दोनों चीज़ें क्या होती हैं? तो सबसे पहले हम देखेंगे कि वोल्टेज क्या होता है। वोल्टेज जानने से पहले सबसे पहले हम जानेंगे पोटेंशियल क्या होता है, क्योंकि वोल्टेज का हमने दूसरा नाम भी पढ़ा होगा, पोटेंशियल डिफरेंस। ठीक है, तो उससे पहले पोटेंशियल को जानते हैं, या इसी को कहते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होता है? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की डेफिनेशन हमने पढ़ी हुई है कि हाँ, वर्क डन कितना लग रहा है हमें किसी भी एक टेस्ट चार्ज को एक रेफरेंस पॉइंट से किसी एक सर्टेन पॉइंट पर पहुंचाने के लिए। ठीक है, रेफरेंस पॉइंट यहाँ पे लेट सपोज कि हाँ 0 कुछ मान रखा है हमने। तो इस पॉजिटिव चार्ज को, इस टेस्ट चार्ज को, इस यूनिट चार्ज को कितना वर्क डन करके हम इस पॉइंट पर, लेट सपोज ये ए है और ये बी पॉइंट है, तो बी पॉइंट तक पहुंचाने में कितना वर्क डन लग रहा है, इसी को हम कहते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। यानी इस वर्क डन को जो कि लग रहा है इन ट्रांसफरिंग या इन मूविंग दिस चार्ज फ्रॉम दिस प्लेस, दैट इज़ रेफरेंस प्लेस टू दिस प्लेस, यानी रेफरेंस से किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट पर पहुंचाने में जितना वर्क डन लग रहा है उसको हम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कहते हैं। ठीक है, अब जब इलेक्ट्रिक पोटेंशियल हम जान चुके हैं तो अब आते हैं पोटेंशियल डिफरेंस पर। ठीक है, तो कोई भी दो चार्ज अगर गिवन है, ठीक है, उनके बीच में अगर तीसरा चार्ज या टेस्ट चार्ज जो ये चार्ज था वो यहाँ पर हमने रख दिया। ठीक है, अब इस चार्ज को इस पोजीशन ए से, जो कि रेफरेंस थी अभी दोनों चार्ज के बीच में, उसको बी पोजीशन, यानी कि इस पोजीशन पर जो इस केस में यहाँ पर थी, तो ए से बी पहुँचाने में हमको जितना भी वर्क डन इस केस में लग रहा है, जबकि दो चार्ज आपके दे रखे हैं, उसको हम कहेंगे पोटेंशियल डिफरेंस। ठीक है, पोटेंशियल डिफरेंस, इसको ऐसे समझा जा सकता है कि कोई पानी का टैंक होगा आपका, जिसमें पानी आपका ऊपर भरा हुआ है। ठीक, अगर सेम लेवल पर आप एक दूसरे पानी के टैंक को ले लेते हो और दोनों को कनेक्ट कर देते हो, तो ना पानी वेसल ए से बी में जाएगा, ना बी से ए में जाएगा। क्यों? क्योंकि दोनों का वाटर लेवल सेम है, दोनों सेम ऑल्टीट्यूड पर रखे हुए हैं, दोनों सेम हाइट पर रखे हुए हैं विद रिस्पेक्ट टू द ग्राउंड। ठीक है, ग्राउंड की रिस्पेक्ट में दोनों एक हाइट पर रखे हैं। बट वही दूसरा केस लेते हैं, एक वेसल को यहाँ पर ले लेते हैं और एक वेसल को यहाँ पर ले लेते हैं, और अब इन दोनों को कनेक्ट कर देते हैं। तो आपको भी पता है कि इससे पानी ऊपर नहीं चढ़ेगा, जबकि इससे पानी नीचे की तरफ जाएगा। क्यों? क्योंकि इसका पोटेंशियल हाई है विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, इसका पोटेंशियल इतना है, और विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड इसका पोटेंशियल इतना है। ठीक, तो पोटेंशियल यहाँ पर डिफरेंस आ गया। ठीक, पोटेंशियल यानी हाइट का एक तरीके से डिफरेंस आ गया, उसी तरीके से यहाँ पर आपका डिफरेंस आया था। तो पोटेंशियल डिफरेंस को इससे हम समझ सकते हैं कि हाँ, पानी तभी बहेगा, पानी तभी फ्लो होगा जबकि कुछ डिफरेंस आपका आएगा इन पोटेंशियल। उसी तरीके से यहाँ पर भी अब हम करंट के बारे में समझते हैं कि करंट बेसिकली कैसे फ़्लो हो रहा है, या इस प्रिंसिपल से कैसे हम डिसाइड कर लेंगे कि करंट हमारा फ़्लो हो रहा है। ठीक है, तो अब हम आते हैं करंट पर। इसको डिफ़ाइन करते हैं, डिनोट करते हैं आई से करंट को। ठीक, तो करंट के केस में क्या होता है, जब भी कभी आपका पोटेंशियल डिफरेंस हो जाएगा, ये दो पॉइंट हैं, पॉइंट ए एंड पॉइंट बी, इनके जब में बीच में डिफरेंस है, लेट अस सपोज कि इसको हम वोल्टेज के टर्म्स में लेते हैं तो 4 वोल्ट है, और इसको हम वोल्टेज के टर्म्स में लेते हैं तो 0 वोल्ट है। तो इसमें करंट फ्लो होगी किस डायरेक्शन में? इस डायरेक्शन में करंट फ्लो होगी। क्यों? हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल हमेशा हम करंट के कन्वेंशन को मान के चलते हैं, डायरेक्शन ऑफ फ्लो को मान के चलते हैं। ठीक है, अब हमने करंट की डेफिनेशन पढ़ रखी है dq/dt, यानी कि कितना चार्ज फ्लो हो रहा है पर्टिकुलर टाइम इंटरवल में। ठीक है, उसी को हम करंट कहते हैं, रेट ऑफ चेंज ऑफ चार्ज इन पर्टिकुलर टाइम। ठीक है, किस टाइम फ्रेम में आपका कितना चार्ज चेंज हो रहा है, उसको करंट कहते हैं। अब हमने देखा होगा, कोई भी एक स्ट्रक्चर ले लेते हैं हम, इसमें बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स दे रखे हैं। ठीक है, इलेक्ट्रॉन्स हमको पता है नेगेटिव चार्ज होते हैं। ठीक, इलेक्ट्रॉन नेगेटिव चार्ज होते हैं। अब यहाँ पर हमने पोटेंशियल लगा दिया। ठीक है, पोटेंशियल लगा दिया इस क्रिस्टल या इस जो भी आपका मटेरियल है इसके अक्रॉस, यहाँ प्लस लगा दिया, यहाँ माइनस लगा दिया। ठीक है, तो अब प्लस से अट्रैक्ट होंगे, यानी कि इधर से रिपल होंगे, तो डायरेक्शन आपकी इलेक्ट्रॉन की हो जाएगी इस डायरेक्शन में, यानी फ्रॉम राइट टू लेफ्ट। इस डायरेक्शन में आपके इलेक्ट्रॉन फ्लो करेंगे। क्यों? क्योंकि पॉजिटिव से अट्रैक्ट हो रहे होंगे, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज है तो इससे अट्रैक्ट हो रहे होंगे, ये नेगेटिव चार्ज है तो यहाँ से रिपल हो रहे होंगे। तो इलेक्ट्रॉन्स की डायरेक्शन ये है। और हमने ये पढ़ा भी हुआ है कि हाँ, इलेक्ट्रॉन्स की डायरेक्शन
जो इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो का डायरेक्शन होता है उसके अपोजिट डायरेक्शन में करंट आपकी फ्लो हो रही होती है, यानी करंट की डायरेक्शन होगी आपकी फ्रॉम लेफ़्ट टू राइट इन दिस पर्टिकुलर केस, ठीक है। बट ये जस्ट क्या एक कन्वेंशन ही है या हो सकता है इसके पीछे कुछ लॉजिक हो, तो वो लॉजिक हम समझते हैं। हमने पढ़ा है न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन, न्यूटन्स थर्ड लॉ जो हमने पढ़ा हुआ है उसमें क्या पढ़ा है, फॉर ईच एंड एवरी एक्शन देयर इज़ इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन, ठीक है। कोई भी एक्शन अगर आपका इस डायरेक्शन में है तो उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में आपका एक रिएक्शन भी होगा, यानी क्रिया अगर इस दिशा में है तो प्रतिक्रिया आपकी इस दिशा में होगी ही होगी, ठीक है। इसी चीज़ का एग्जाम्पल लेकर के हम यहाँ पे समझने की कोशिश करते हैं कि अगर इलेक्ट्रॉन का मोशन इस डायरेक्शन में है, एक एक्शन इस डायरेक्शन में है, तो इस डायरेक्शन में आपका रिएक्शन होगा ही होगा, और वो रिएक्शन इज़ नथिंग बट द करंट, ठीक है। वो रिएक्शन जो आपको यहाँ पर देखने को मिल रही है इलेक्ट्रॉन के फ्लो के ऑपोजिट डायरेक्शन में, इट इज़ नथिंग बट द फ्लो ऑफ करंट। ये कुछ नहीं है, आपका करंट का फ्लो है जो कि इलेक्ट्रॉन्स के ऑपोजिट डायरेक्शन हो रहा है। इस वजह से करंट की डायरेक्शन जो हम मानते हैं इलेक्ट्रॉन्स की डायरेक्शन के ऑपोजिट मानते हैं, जस्ट बिकॉज ऑफ थर्ड लॉ ऑफ मोशन। इसको आप ऐसे भी समझ सकते हो कि ये एक्शन हो गया तो आपका ये रिएक्शन हो गई, ठीक है, ये हो गया। अब हम ओम्स लॉ के बारे में समझते हैं। अब ओम्स लॉ काफ़ी ज़्यादा इजी हो जाएगा। तो ओम्स लॉ की बेसिक डेफिनेशन है, इट स्टेट्स दैट ओम्स लॉ स्टेट दैट करंट फ्लोइंग थ्रू एनी पर्टिकुलर कंडक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाइड अक्रॉस द एंड्स, ठीक। यानी कि करंट जो होती है आपकी वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाइड अक्रॉस द एंड्स ऑफ द वायर प्रोवाइडेड इट्स टेम्परेचर शुड रिमेन्स कांस्टेंट, ठीक। टेम्परेचर अगर कांस्टेंट रहता है तो करंट जितनी भी फ्लो हो रही होती है सर्टेन सर्किट में वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है आपके वी के, यानी जैसे जैसे आप वी बढ़ाओगे या घटाओगे वैसे वैसे आपकी आई बढ़ेगी या घटेगी, ठीक है। तो ये होता है आपका बेसिक ओम्स लॉ। इसको यहाँ पे हम प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट भी हटा देते हैं, तो आई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल की जगह हमने इक्वल लगाया और यहाँ पर वी है ही, और साथ में एक आ जाता है आपका कांस्टेंट, ठीक। वो कांस्टेंट अपॉन आर, ठीक, यहाँ पर ले लिया हमने। तो इसी को जब हम लिखते हैं तो v बराबर आई आर लिखते हैं, ठीक। इसको ऐसे भी आप समझ सकते हो, v डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई या i डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू v, इन बोथ द केसेस बोथ आर करेक्ट, ठीक है। यहाँ पर क्या है कि जैसे जैसे आपने वोल्टेज बढ़ाया वैसे वैसे करंट बढ़ी, यहाँ करंट कैसे बढ़ी, जैसे आपने वोल्टेज बढ़ाया, ठीक है। तो ये समझने का फेयर है सिर्फ, बाकी दोनों ही करेक्ट हैं। और ये हमें जनरल इक्वेशन मिलती है जिसमें ये पर्टिकुलर एलिमेंट जो होता है इसको हम रजिस्टर कहते हैं, और ये जो प्रॉपर्टी पजेस करता है इसकी जो प्रॉपर्टी होती है उसको हम रेजिस्टेंस कहते हैं, ठीक है। इसके बारे में हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। तो ये बेसिक आइडिया है ओम्स लॉ का, और इसका ग्राफ भी देख लेते हैं। अगर हमने यहाँ पर v दे रखा है तो यहाँ पर i होगा, और जस्ट बिकॉज कि y इज़ इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, ये लाइन इक्वेशन ऑफ लाइन होती है, स्लोप की इक्वेशन होती है। या अगर m आप ले रहे हो तो सर्टेन वैल्यू से यहाँ y की वैल्यू पर m होगा तो यहाँ से m होगा, और ये सर्टेन वैल्यू आपकी m हो जाएगी। उसी तरीके से यहाँ पर क्योंकि एम एक्स है, सी नहीं, सॉरी ये सी हो जाएगी, तो यहाँ पर आपका सी नहीं है, कोई कांस्टेंट वैल्यू पर्टिकुलर है नहीं आपकी, तो उस केस में आप सिर्फ ये लोगे और एक जीरो से स्लोप स्टार्ट होगा। तो इस केस में ये स्लोप ऐसे स्टार्ट होगा और यही स्लोप आपका रेजिस्टेंस होता है, ठीक है। तो ये होता है आपका बेसिक ओम्स लॉ के बारे में, जो कि काफ़ी बेसिक है और हमें पता होना चाहिए। तो दिस इज़ ऑल अबाउट ओम्स लॉ। थैंक यू।